हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। किसका बेसिक स्ट्रक्चर, किसका आधारभूत ढांचा, तो किसका है हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के ऊपर क्या है आज हमारी क्लास है। हम अच्छे से डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कितने केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए वो भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। देखिए, अब ये समझ लीजिए, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आधारभूत ढांचा होता क्या है। देखिए, सपोज ये आपका घर है। क्या है आपका? ये घर है। अब क्या करना है आपको? घर में चेंजेस करना है। हम इस घर की हाइट मान लेता हूँ कुछ 15 फीट, लगभग 15 फीट घर की हाइट मान लेता हूँ। वो इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेता हूँ लगभग 20 फीट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो भी इंटीरियर वो चेंज करता हूँ। यानी क्या करना है, मुझे अंदर का पूरा इंटीरियर चेंज करना है। तो ठीक है, मैं अंदर का इंटीरियर क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। अब क्या मुझे अंदर का इंटीरियर चेंज कर रहा हूँ तो क्या बाहर का चेंजेस होता क्या होगा क्या? देखिए, ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है घर का। यानी घर का क्या है? आधारभूत ढांचा है। बाहर से दिख रहा है ना पूरा, कि ये ट्रायंगल जैसा शेप है, ये रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है ना। ये भी स्क्वायर जैसा शेप दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है। तो ये क्या पूरा एक आधारभूत ढांचा है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर का इंटीरियर को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चेंज करूँगा तो घर में क्या कुछ चेंजेस आएंगे क्या? सपोज आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। यदि कोई चेंजेस आए इंटीरियर चेंज करते समय, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उस इंटीरियर को चेंजेस करने का जो प्लान है वो चेंज कर दूँगा। क्यों? यदि मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो आधारभूत ढांचा है वो क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ये हमारा भारत के संविधान में यदि आपको संशोधन कर रहे हो, यदि आपको भारत के संविधान में संशोधन कर रहे हो, ये जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो उसका आधारभूत ढांचा है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें। यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप घर के अंदर जितना भी चेंजेस करो, वह घर का बाहर जो एरिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है भारतीय संविधान में, अंदर के आप प्रावधान चेंज कर सकते हो, कुछ संशोधन कर सकते हो उसमें, बट जो आधारभूत ढांचा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा, यदि कोई आर्टिकल ऐड किया जाता तो ए 43B 43C D ऐसे करके ऐड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 243 टू एक और आर्टिकल जोड़ दिया हमने, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ना। उसमें चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो देखो, ऐसी कोई टर्म हमारे भारत के संविधान में ऐसी कोई टर्म यूज़ हुई नहीं कभी। 1951 तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई कि बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करें। ना ही भारतीय जो संविधान निर्माता है, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उनको भी इस शब्द की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रावधान नहीं किया, है ना। अब देखो, ये जो आइडिया क्यों लाया गया, इस आइडिया का उद्देश्य क्या था? तो इसलिए आइडिया लाया गया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करते समय कहीं संविधान के ऊपर नकारात्मक प्रभाव न डाल दें। यदि मान लो पार्लियामेंट या फिर संसद कोई संशोधन कर रही है, संविधान में कोई संशोधन कर रही है और कोई नया कानून ला रही है, वो कानून क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं संविधान को नकारात्मक रूप से, है ना, नेगेटिवली क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो क्या वो अच्छा कानून है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान को वो प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा कोई केस, ऐसा कोई कानून नहीं लेके आएगी। और उसका क्या उद्देश्य? का उद्देश्य यही है कि जो भारत की डेमोक्रेसी उसको बचाए रखना है। और क्या बचा के रखना है? किसको सुरक्षा प्रदान करना है। जो अधिकार है लोगों के, जो आज़ादी है लोगों की, उसको भी सुरक्षा
प्रदान करना है। वो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संविधान की जो भावना है उनको भी ये सुरक्षित रखता है। ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंट्रो, है ना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे वेरियस केसेस आते गए जिससे नए नए बेसिक स्ट्रक्चर ऐड होते गए, तो वही हम आप समझते हैं। देखिए एक केस आता केशव आनंद वर्सेस भारती केस, है ना। इन्होंने क्या एक नया इन्होंने कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने क्या बोल लिया था इस केस में, उन्होंने ये बोल लिया यदि आपको संशोधन करते हो, यदि किसी भी प्रकार से इस भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे को कोई प्रभावित होती है, यदि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी रूप में प्रभावित होता है तो क्या क्या माना जाएगा, वो जो संशोधन है अवॉइड या फिर नल माना जाएगा, है ना। यानी आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सो बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर बताएं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, अखंडता और संप्रभुता भारत की, है ना। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फेडरल करेक्टर है, सेकुलर करेक्टर यानी धर्मनिरपेक्ष है, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल। यदि आप किसी इनमें कुछ चेंजेस करते हो तो क्या माना जाएगा आपके, आप किस में चेंजेस करो, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करो। यदि आपने कुछ चेंज करो तो वो जो संशोधन या फिर कानून है क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाएगा। और देखिए और क्या क्या है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में, जुडिशियल रिव्यू, है ना, किस दायरे में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। रूल ऑफ लॉ, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच में बैलेंस बना कर रखना है ना। एक अच्छा चुनाव करवाना है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है आपको। पावर दी गई है किसको, सॉरी पावर को यहाँ पे लिमिट की गई है, किसकी पावर को, संसद की पावर को, जब वो संशोधन करता है ना। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 32, 136, 142 और 147, और हाई कोर्ट को पावर दी गई है 226 या 227 में। यदि इनमें किसी प्रकार का चेंजेस होता है तो किस में चेंजेस माने जाएगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का में, है ना। जो कहीं ना कहीं क्या होगा, नल और वॉइड करा किया जाएगा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर देखिए कैसे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे युग स्टार्ट हुआ किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, कैसी क्रांति आ गई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शंकरी प्रसाद केस से, है ना, जो कब आया था 1951 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें इस केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल लिया कि जो संसद को एक अधिकार दे दिया, संसद को क्या है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि भारतीय संविधान में क्या कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है। अभी भी दोस्तों याद रखना, अभी बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी मैं एक एक केस बताऊंगा, उसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर आता जाएगा। अभी कुछ नहीं है, अभी 1951 का पहले केस है, तो इसमें ऐसे कुछ बातें नहीं की गई बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट को, संसद को शक्ति है कि वो भारत के संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। वो संशोधन करने के साथ साथ फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। यानी इसमें किसको पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट को पावर दी गई। जो पावर किस हाथों में है, अभी पार्लियामेंट के हाथों में है। फिर अब केस आता है किसका, गोलकनाथ केस 1967 में। मैं यहीं से समझता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर का दौर स्टार्ट होता है। इसमें क्या हुआ था देखिए, इस केस में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं जो शंकरी प्रसाद में जो केस बताया था उसको पलट के रख दिया उनने। उस निर्णय को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया। और क्या कह दिया, देखिए क्या कहा, अभी पढ़ते हैं। उन्होंने ये कह दिया जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो क्या नहीं हो सकते, पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा संशोधित नहीं हो सकते।
अंडर आर्टिकल 13 के अंतर्गत यदि आपको संशोधन करना है, यदि आपको मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का को संशोधन करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको सभा बिठानी पड़ेगी, तभी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अब पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है ना, और सुप्रीम कोर्ट पावर में आ रही है। अब देखिए वो ऑल्सो स्टेट दैट, और क्या कह दिया उन्होंने कि जो आर्टिकल 368 जो क्या उसमें क्या दिया गया, उसमें एक प्रोसीजर बताया गया किसको, संविधान को संशोधन करने का, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान को पूरा संशोधन कर दो ना, ये मतलब इस समझना आर्टिकल 368 में आपको पावर है कि आप संशोधन कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट में पूरा संशोधन कर रहे हो। यानी इस केस में कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को एक अच्छी स्थिति दी गई है, एक बहुत अच्छा पोजीशन, बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। और क्या कह दिया, देखिए जो बेंचेस बैठी थी जजों की, सबसे ज़्यादा जजों ने यही कहा, मतलब लगभग सभी जजों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना चाहिए, एक लिमिटेशन लगाना चाहिए, किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, है ना, संशोधन को लेकर। तो उन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट की जो पावर उस पर लिमिटेशन लगा दिया। वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी फ्रीडम दे दी किसको, सिटीजन्स को। और क्या जो भी केस था उसमें निर्णय किसके लिए लिया गया, किसके पक्ष में लिया गया, भारतीय नागरिकों के पक्ष में लिया गया। और ये क्या बचाता है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को बचाता है। ये था गोलकनाथ केस जो आया था 1967 में। इस केस का निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किसको बचाना चाहती है, फंडामेंटल राइट को बचाना चाहती है। अब आता है अगला केस, केशवानंद वर्सेस भारती केस 1973 में, है ना। कहीं ना कहीं देखो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का, बाकी हमने जो पिछले केस में देखा था गोलकनाथ केस वाले में, वहाँ से एक दौर स्टार्ट हुआ था, बट असली डेफिनेशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की कब हुई, 1973 में केशवानंद भारती केस में। क्या हुआ इसमें, केस में क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी, देखिए इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई भी पार्ट संविधान का, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, है ना, चाहे वो क्या हो, फंडामेंटल राइट हो, वो क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, यानी आपको उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार। वो क्या जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये बोल दिया कि पार्लियामेंट, संसद सिर्फ संशोधन कर सकती है ना, क्या कर सकती है, सिर्फ संशोधन कर सकती है, उसको दोबारा से नहीं लिख सकती, है ना, कैनॉट री राइट, यानी दोबारा से नहीं लिख सकती, सिर्फ उसको पावर है क्या करने की, संशोधन करने की, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने की। जैसे घर के अंदर क्या करने की, इंटीरियर चेंज कर सकते हो, आप घर को तबाह नहीं कर सकते। और यहीं से शुरुआत होती है जुडिशियल रिव्यू की, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो अब क्या होगा रहा, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, पार्लियामेंट से सीधा सीधा ये कह दिया, अब कोई भी कानून बनाओगे यदि वो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है तो हम उस कानून को क्या डिक्लेयर कर देंगे, नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यानी आपको कोई शक्ति नहीं है उसके बाद, यदि हमने नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिए तो आप ऐसा नहीं कि उस कानून को लागू कर दो, ऐसा आप फिर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। अब आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, है ना, 1975। इसमें क्या हुआ था, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने वही बेसिक स्ट्रक्चर की इसमें थ्योरी दी, और एक आर्टिकल जोड़ा गया था पार्लियामेंट के द्वारा, आर्टिकल 329, है ना, जो 39 अमेंडमेंट करके, है ना 39वां संशोधन करके 1975 में ये ऐड किया गया था। तो क्या कर दिया, इसको
जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वोइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित कर रहा था ये, तो उसको क्या कर दिया, नल और वोइड डिक्लेयर कर दिया। जो 39 अमेंडमेंट है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा एमरजेंसी के दौरान। क्या चाहती थी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि देखो, इंदिरा गांधी ने क्यों लाया? इंदिरा गांधी इसलिए लगाई ये संशोधन ताकि वो चुनाव करवा सके। किस किस का चुनाव? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर और लोकसभा का, इन सब का चुनाव करवा सके ईजिली। तो कहीं ना कहीं देखो, एक जो जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं देखो उसका ईगो आउट हो रहा था, है ना। तो जुडिशरी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, उस निर्णय को क्या कर रहे हो आप? पलट रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अपमान है। किसका? जुडिशरी का अपमान है। तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन ने, जो निर्णय लिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किसमें? केशवानंद वैसे भारती केस में उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। अब एक और केस आता है मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें क्या? इसमें दोबारा से वही बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी गई। वो इसमें क्या कर दिया गया? 2 चेंजेस जो किए थे किसने? पार्लियामेंट ने। कब? 42वां संविधान संशोधन करके उसको क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे वो? बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे थे, तो उनको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत का संविधान है, भारतीय संविधान सुप्रीम है। आप इसमें चेंजेस करो, आपसे मना नहीं करेंगे, पर आप चेंजेस ऐसा करो जो भारतीय संविधान के लिए भी अच्छा हो, है ना, वो भारत के नागरिकों के लिए भी अच्छा हो। तो यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है? भारत का संविधान ही ऊपर है। पार्लियामेंट नहीं चलाएगी इस देश को कौन चलाता है? भारत का संविधान चलाता है। वो इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने 2 फीचर ऐड कर दिए बेसिक स्ट्रक्चर में, एक जुडिशियल रिव्यू और एक बैलेंस बना के रखना। किसके बीच? फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच क्या बना कर रखना? बैलेंस बनाकर रखना है। और कहीं ना कहीं इसमें और पावर को लिमिटेशन कर दिया। किसकी पावर को? पार्लियामेंट की पावर को वो लिमिटेड कर दिया। अब आता है वामन राव केस 1981। वामन राव केस में फिर दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बातें की गई। इसमें क्या कर दिया? देखो, 24 अप्रैल को 1973 में केशव आनंद वैसे भारती केस आया था। उन्होंने क्या डिसीजन दिया था? संशोधन के बारे में उन्होंने डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट को संशोधन की शक्ति है, उसको डिस्ट्रॉय करने की शक्ति नहीं है। तो वापस से एक केस आया तो उसको रीओपन करने के लिए तो मना कर दिया। भाई किसने? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इस केस को हम वापस रीओपन नहीं करेंगे। तो फिर जो पिटिशनर था उसने क्या करा था? चैलेंज करा था 1972 में, है ना। जो किसके लिए करा था? उन्होंने लैंड रिफॉर्म के लिए, केरल लैंड रिफॉर्म के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया था 1972 के बाद। केशव आनंद भारती केस के बाद उन्होंने चैलेंज करा, और चैलेंज करने के बाद नवा शेड्यूल में जो संशोधन करने की बात कही गई। क्या क्या संशोधन किया गया इसमें? ये देखो, इसमें क्या, जो नवा शेड्यूल था वो फर्स्ट अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था 1951 में, है ना। आर्टिकल 31B जो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। किसको? ज़मींदारों या फिर ज़मीनों को, है ना, जो भी लैंड थी उस समय। बट क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्यों रखा गया इसको? इसलिए रखा गया है कि ताकि जो हमने पहला संशोधन किया था, है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट में ना जा सके वो, है ना। देखो, ये जो केस आया था, अभी पिटिशनर आया था 1972 में जो पिटिशन फाइल करी थी उन्होंने इसी केस के खिलाफ, सॉरी इसी संशोधन के खिलाफ पिटिशन करी थी। क्यों? क्योंकि पहला संविधान संशोधन क्या बोलता है? इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आते, यानी आप इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। तो 1972 में कहानी ये आई कि इसके ऊपर क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने? फिर क्या बोला था कि इस स्टेट को, राज्यों को ऐसा कोई कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जो किसी भी रूप से किसको कम करती है? मौलिक अधिकारों को कम करती है। और 31B क्या बोलती है? कहीं ना कहीं एक स्क्रूनिटी बना के रखो, है ना, एक कानून, एक अच्छा न्याय बना कर रखो। और जो कानून है ना, ये किसके अंदर कर दिया? 9 शेड्यूल के अंदर कर दिया। जो अब क्या बोल दिया कि आप चैलेंज कर सकते हो, भले ही
वो किसके अगेंस्ट जा रहा हो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हो। और जो वानम केस था, है ना, क्या कर दिया उसको, जो भी संशोधन किए गए थे नवे शेड्यूल के अंदर, है ना, वो जो जजमेंट है इसका, वो केशवानंद भारती केस का वो वैलिड कर दिया गया और इस सब्जेक्ट इस यूनिटी के ऊपर पास कर दिया गया। वो आखिरी केस आता है इंदिरा सोनी केस। इसमें कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन बढ़ाया था, है ना, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया था उसको, वो इसको बढ़ा दिया, इसका वो इसको बढ़ा दिया। जो आर्टिकल 16(4) है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16(4) है, वो किसके बारे में बात करता है, प्रमोशन या फिर रिजर्वेशन के बारे में बात कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 27% रिजर्वेशन की, किसके लिए, ओबीसी के लिए, वो उसमें कुछ कंडीशन रख दी, यानी आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो, 27% रिजर्वेशन दे सकते हो। अब उसमें क्या है, कुछ कंडीशन है, क्रीमी लेयर वाली कंडीशन रख दी, कोई रिजर्वेशन प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है आपका। और क्या बोलते हैं, जो कोटा है वो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक और नया बेसिक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, रूल ऑफ लॉ। सो दोस्तों ये थी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी, जो मैंने हर एक केस, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा केस थे वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।